पॉपुलेशन ग्रोथ के हमारे पास दो तरीके के ग्राफ्स बनते हैं। बेसिकली जो ग्राफ्स हैं उनको हम ग्रोथ मॉडल्स बोलते हैं। एक ग्राफ हमारे पास बनता है ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल रेनी सीजन में कैसे मस्किटो कितने सारे ब्रीडिंग करके कितने सारे मस्किटो बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं, खाना ही खाना होता है उनके पास, है ना। कितनी चीज़ें होती है, गंदा पानी होता है कि वो ब्रीड करते जाएं। उनकी जो पॉपुलेशन है एकदम रैपिडली इंक्रीज़ करती है। कब? क्योंकि अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इस ऐसी ग्रोथ को, जब बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड ग्रोथ हो, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोला जाता है। और इसका जो ग्राफ बनता है उसमें जो कर्व आता है उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बोलते हैं। ये जो ग्राफ है ये जे शेप्ड का बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे ज्यूम करें कि हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी है इस साइड, जिसको हम एन से डोनेट करते हैं, इस साइड हमारा टाइम है, तो फिर बेटा जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ेंगे हमारे पास, वैसे वैसे पॉपुलेशन का साइज भी इंक्रीज़ करता जाएगा विद टाइम। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो था रिसोर्स, ज़ीरो टाइम था, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन भी क्या थी? ज़ीरो। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, रिसोर्सेज बढ़े, और जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ करती जाएगी। अगर हम देखें यहाँ पर कि हमारे पास एन टी पे, मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो यहाँ तक इंक्रीज़ करेगी। और ये याद रखना कि जब इनकी डेथ होगी ना, जैसे अब तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गई है, पूरी बढ़ गई है, एक टाइम ऐसे आएगा जब ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, तब इनकी जो डेथ होगी, एकदम से इनकी डेथ होगी, ऐसे ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे नीचे आ जाएगा। वो आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बता रही हूँ। और इसको क्रैश डेथ बोलते हैं। ठीक है, जब अचानक से ये जो कर्व है ये नीचे आएगा। अगर हमें इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो फिर हमें इसकी इक्वेशन पढ़नी होगी। इसकी जो इक्वेशन है वो हम दो तरीके से याद रखेंगे। दो इक्वेशन इसकी बनती है, डिफरेंशियल फॉर्म और इंटेग्रल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होता है, बेसिक जो हम फिज़िक्स में करते हैं वही डिफरेंशियल फॉर्म हम यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मूला जो आपने याद रखना है, दैट इज़ डी एन अपॉन डी टी आर इज इक्वल टू आर एन। यहाँ पर एन क्या है? हमारे पास पॉपुलेशन साइज़ है। और आर क्या होगा? आर हमारे पास होगा बी माइनस डी। बी यहाँ पे बर्थ रेट है, डी डेथ रेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहले क्या होता था कि एक ही कपल के बहुत सारे बेबीज़ होते थे, है ना। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कपल के 10 बच्चे हुए, तो उनका बर्थ रेट कितना हो गया? 10। तो उसमें से लेट्स से 2 की डेथ हो गई किसी सर्कमस्टांसिस की वजह से, तो डेथ रेट हमारा 2 हो गया। तो वो यहाँ पे 10 माइनस 2 हो जाएगा, तो हमारा आर की वैल्यू क्या आएगी? 8। तो इस तरीके से हम ये आर यहाँ पे डोनेट करते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो, डी एन अपॉन डी टी डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है, इज इक्वल टू आर की जगह पे हम बी माइनस डी लिख देंगे, और एन आ जाएगा हमारा पॉपुलेशन का साइज़। इसकी डिफरेंशियल फॉर्म कर देंगे, ठीक है, डी एन अपॉन एन आ जाएगा इज इक्वल टू आर डी टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन नॉट एन टी। एन नॉट क्या है? हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन, और ये एन टी क्या हो जाएगा? जो प्रेजेंट टाइम पे जो पॉपुलेशन है एट टी टाइम, और यहाँ पे 0 से लेके टी तक। फिर हम इसका लॉग कर देंगे, लॉग एन टी, और फिर लॉग एन नॉट इज इक्वल टू आर टी। लॉग हटा देंगे, एल एन एन टी अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू आर टी। इतनी बेसिक फिजिक्स तो हमने करी है। उसके बाद अगर हमें इसकी इंटेग्रल फॉर्म लिखनी है तो इसकी इंटेग्रल फॉर्म ये आ जाएगी, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। इसमें बेटा ये पूछ लेते हैं, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि एन टी क्या है। ये आया हुआ है ई का, कि व्हाट इज़ ई हेयर। तो ई क्या है? ये बेस है नेचुरल लॉगरिथम्स का, और एन नॉट है इनिशियल पॉपुलेशन, ये हमें पता है। एन टी पॉपुलेशन का साइज एट टाइम टी, पहले भी हम कर चुके हैं बहुत बार। और यहाँ पर आर की वैल्यू पूछ ली जाती है, तो ये भी एक बार देख लेना।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अंडर लिमिटेड रिसोर्सेज। ऐसा टाइम जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हो, ठीक है, जो कि हमेशा होता है, तो फिर इसमें जो ग्रोथ होती है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, और जो कर्व बनता है दैट इज़ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। इसको सिग्मॉइड कर्व भी बोला जाता है। अब इसमें जो कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले आएगी यहाँ पे लैग फेज, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, लैग फेज आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉग फेज आती है, देन इस साइड यहाँ पर हमारे पास आएगी डीएसिलरेशन फेज, और यहाँ पर स्टेशनरी फेज आ जाएगी, ठीक है। ये होगी हमारी यहाँ पे लॉग फेज, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगी लैग फेज, यहाँ होगी हमारी लॉग फेज, फिर और लास्ट पे हमारी आ जाएगी स्टेशनरी फेज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एसिम्प्लॉट, या फिर स्टेशनरी फेज। और बेटा हमारा जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, अगर हमें उसकी इक्वेशन लिखनी है तो सेम हम कैसे लिखेंगे, डी एन अपॉन डी टी, सेम वैसे ही आर एन, बस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंट ऐड हो जाएगा, के माइनस एन अपॉन के इसमें ऐड हो जाएगा। ये क्या है, ये है हमारे पास इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंट, और के यहाँ पर क्या है, के इज़ द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी चीज़ कोई कैरी कर सकता है। जैसे एक ब्रिज है, एक ब्रिज पे एक लिमिटेड अमाउंट तक ही, मतलब पहले ही पता है कि यहाँ पर इतने ही बंदे आ सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा बंदे आएंगे तो वो ब्रिज टूट जाएगा, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी के होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास n इज़ इक्वल टू के है, मतलब कि वही जो रूल मैंने आपको बताया कि अगर एक ब्रिज पे कितनी कैरिंग कैपेसिटी है उतने ही बंदे हैं वहाँ पर, तो फिर डी एन अपॉन डी टी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ पर n क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा। जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो क्या करती है, सबसे पहले इनिशियली क्या करती है, एक लैग फेज शो करती है, उसके बाद एक्सलरेशन आता है, फेज ऑफ एक्सलरेशन, ठीक है। देन डिक्लेरेशन आता है, इसको हम जो एक्सलरेशन की फेज़ है उसको लॉग फेज भी बोलते हैं। देन डिक्लेरेशन फेज होता है, एंड फाइनली हमारे पास स्टेशनरी फेज आ जाती है।